वेलकम टू स्टडी ब्लॉग एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। हम सीटेट 2021 के लिए तैयारी कर रहे हैं और बेसिकली पेपर 2 एसएसटी जिनका भी टीचिंग सब्जेक्ट सामाजिक अध्ययन सामाजिक विज्ञान है उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। उनको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट मिल सके और बेस्ड ऑन एनसीईआरटी चीज़ें मिल सके, इसके लिए हमारी तैयारी है, हमारी कोशिश है। और इसके अंदर हम सिविक्स को आज पढ़ने वाले हैं जिसका क्लास 9 है। ये वीडियो 9 चैप्टर 9 आप कुछ भी कह सकते हैं इसको। इसके हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली इस वीडियो में हम भाग 5 को पढ़ेंगे, हम केंद्रीय कार्यपालिका को, ठीक है। लेकिन अगर आपने सिविक्स के अलावा हिस्ट्री की वीडियोस अभी तक नहीं देखी है तो आप उसको देखिए, प्लेलिस्ट में वो सारी अवेलेबल हैं। जियोग्राफी को देख सकते हैं, वहाँ पर वो भी अवेलेबल हैं। और पहले भी हमने वीडियोस बना रखी हैं तो आप उन्हें भी देख सकते हैं, वो भी आपकी काफ़ी ज़्यादा जो हेल्प करेंगी। तो प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करिएगा, वहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी मिल जाएंगे और प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगा। तो प्रिपरेशन आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो। बहुत ही ईजी पेपर आता है, बहुत टफ नहीं आता, बट सक्सेस रेट इसका रियली में बहुत कम है। रीज़न उसका यही है कि हम लोग को यही लगता है कि भाई 8th क्लास तक ही तो आ रहा है, हमें तो सब पता ही है, या थोड़ा सा पढ़ लेंगे हो जाएगा। बट क्वेश्चन जो है वो थोड़े अलग आते हैं, इसके समझने वाले थोड़े ज़्यादा आते हैं भाई, टाइम टेकिंग आते हैं। अगर आपने पढ़ रखा है, तैयारी कर रखी है, चीज़ें देख रखी हैं अच्छे से, तो आप निकल जाओगे वहाँ से। अदरवाइज़ फिर अगले साल ही एग्ज़ाम होगा। बाकी आपको केसेस अभी दिख ही रहे हैं, पिछले 2 साल से सीटेट तो हर 1 साल में एक ही हुआ है अभी तक। जब तक चीज़ें ठीक नहीं हो जाती तब तक तो इसी तरह से चलेगा। और इस बार का एग्ज़ाम जो है वो सीबीटी बेस्ड होने वाला है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड होगा। ऑफलाइन एग्ज़ाम जो है वो बंद कर दिए गए हैं। तो क्लास 9 हम शुरू करते हैं। आप वीडियोस को जरूर देखिएगा, जो भी पहले हैं आगे हैं। और क्लास 9 शुरू करने से पहले अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर करिए सभी के साथ जो भी तैयारी कर रहे हैं। और साथ ही साथ में ये इंपॉर्टेंट है सभी के लिए, ऐसा नहीं है कि केवल सीटेट के लिए ही इंपॉर्टेंट है। यूपी टेट या किसी भी तरह के टेट के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, क्लास 6 to 8 या 12 तक भी हैं, तो उनको भी काफ़ी जो है ये हेल्प करेगी। उनको भी चीज़ें मालूम होनी चाहिए। तो ये उसी तरह का कंटेंट है ताकि उनको भी मालूम हो। और प्रॉपर बेस्ड ऑन एनसीईआरटी है, जो एनसीईआरटी से आपके सवाल जो है वो आ सकते हैं। जैसा कि आपको पता होगा सीटेट जो है वो सीबीएसई ही कंडक्ट करवाती है और सीबीएसई जो है एनसीईआरटी को प्रीफर करती है। तो लाइक शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन को ऑन करिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। तो चलते हैं कंटेंट की तरफ। आपको कंटेंट बोले तो चैप्टर की तरफ, जो भी स्टार्टिंग है इसका। तो हमने इससे पहले पार्ट 4 तक पढ़ लिया है पहले पिछली वीडियोस के अंदर, तो आप उसको देखिएगा जरूर, तभी आपको समझ में आएगा। और वीडियो स्टार्टिंग से देखिए, एंड तक जुड़े रहिए, आपको चीज़ें जो है अच्छे से समझ में आएगी। और इसको हम बायलिंगुअल नहीं करवा पाए क्योंकि जो ट्रांसलेटर थे उनके घर में कुछ इमरजेंसीज आ गई हैं तो उनको जाना पड़ा। बट आप हमारे टेलीग्राम पर हमको ज्वाइन करिए, वहाँ पर आपको हम प्रोवाइड करवा देंगे इंग्लिश मीडियम के अंदर, ये भी हिंदी मीडियम भी प्रोवाइड करवा देंगे और इंग्लिश मीडियम भी प्रोवाइड करवा देंगे। बाकी आप समझिए, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हैं, आने वाले हैं मतलब, वो तो दोनों ही लैंग्वेज में आएंगे। ठीक है, भाग 5 को पार्ट 5 कहते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 52 से 51 तक, सॉरी 151 तक, तो देखिए हम इसमें सभी आर्टिकल्स को नहीं पढ़ रहे हैं। बेसिकली जो मेन मेन है केवल उसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं ध्यान रखना है कि भाई एकदम 52 फिर 53, ऐसे ऐसा कुछ नहीं है। केवल जो मेन है, जो उससे रिलेटेड है, केवल उसको देख रहे हैं हम, ठीक है। तो भाग 5 जिसका नाम है केंद्रीय कार्यपालिका, अनुच्छेद 52 से 151 तक, ठीक है, ये आपको मालूम चल गया होगा। तो देखिए सबसे पहले जिक्र होता है राष्ट्रपति का, यानी कि प्रेसिडेंट। तो देखिए इसके बारे में कुछ 4 बातें कही गई हैं, आपको मालूम होना चाहिए। भारतीय संघीय कार्यपालिका का प्रधान जो है वो राष्ट्रपति होता है, यानी कि कार्यपालिका बेसिकली जो काम करती है, ठीक है। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये 3 तरह की जो है हमारी स्ट्रक्चर है हमारा। ये आपको पता होना चाहिए कि तीनों जो है किस किस फील्ड में काम करती हैं। तो कार्यपालिका का जो प्रधान होता है, जो हेड होता है, वो कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। और ये देश का प्रथम नागरिक भी होता है, यानी कि किसी भी देश का प्रथम नागरिक, फर्स्ट सिटीजन जो है वो कौन होता है? तो उस देश का प्रेसिडेंट होता है। ये ध्यान रखने वाली चीज़ है और ये इंपॉर्टेंट भी है। और सेकंड जो है वो वाइस प्रेसिडेंट होता है, यानी कि उपराष्ट्रपति होता है। यहाँ से आपको सवाल मिल गया होगा, आप इसको देखिएगा, ठीक है। और राष्ट्रपति को संवैधानिक अध्यक्ष भी कहा जाता है, ठीक है, संविधान का अध्यक्ष भी होता है ये, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। कार्यपालिका की शक्ति तो राष्ट्रपति में निहित होती है, लेकिन वास्तविक प्रधान जो है वो प्रधानमंत्री होता है, क्योंकि हमारे संविधान के अंदर कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं
जिसके तहत राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की बात जो है वो माननी पड़ती है। तो देखिए कार्यपालिका का राष्ट्रपति जो शक्ति है कार्यपालिका की, वो राष्ट्रपति के तो अंडर में आती है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव कहते हैं इसको, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव जो है उसकी जो पावर है वो राष्ट्रपति में है, बट वास्तविक प्रधान जो है वो प्रधानमंत्री होता है। इसलिए आप जो है देखते होंगे कि प्रधानमंत्री का चेहरा हमारे देश के अंदर ज्यादा दिखता है आपको। जैसे मोदी जी, तो मोदी जी आपको लगभग हर जगह दिखेंगे। राष्ट्रपति जी है जो जो है वो काफी कम देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं कि उनकी वैल्यू नहीं है, वैल्यू है, लेकिन कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होता है, इसी कारण उसको थोड़ा ज्यादा जो है आगे आना पड़ता है। एक तरह का लीडर जो है वो वही होता है, हेड होता है वो। भारत सरकार के समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए जितने भी पॉइंट है वो सभी इंपॉर्टेंट है। मैं हर एक वीडियोस में कहता हूँ, बार बार नहीं कहूंगा, क्योंकि आपको पता है एनसीईआरटी बेस्ड है और सवाल कहीं से भी आ सकते हैं। आपको तैयारी करनी है, आपको तैयारी करने के लिए टाइम दे दिया गया है। आप तैयारी करें चाहे ना करें, एग्जामिनर तैयारी बहुत अच्छे से कर रहा होगा। तो भारत सरकार के समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य है। देखिए यहीं पर उसकी बात की जा रही है कि जो प्रधानमंत्री के अंडर में आता है, वहां पर जो भी डिसीजन लिए जाते हैं, तो जो है राष्ट्रपति उसको मना नहीं कर सकता, बाध्य है। परामर्श दे सकता है लेकिन मना नहीं कर सकता। इसी कारण वास्तविक प्रधान जो है कार्यपालिका का, वो प्रधानमंत्री ही होता है। तो इतना चीज आपको मालूम होनी चाहिए। आर्टिकल नंबर 52 में देखिए क्या बोला गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यानी कि हमारे देश का केवल एक राष्ट्रपति होगा, और राष्ट्रपति जो है वो हमारे देश का पहला नागरिक है। आर्टिकल नंबर 53 यानी कि 53 में बोला गया है राष्ट्रपति की योग्यता। भाई आपको प्रेसिडेंट बनना है अगर इंडिया का, तो आपके पास ये 4 योग्यताएं होनी चाहिए, 4 जो है एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्राइटेरिया रखा गया है। पहला, कि आप भारत के नागरिक हो। दूसरा, 35 वर्ष की आयु आपकी पूरी हो चुकी हो। तीसरा है भाई लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता होनी चाहिए आपके अंदर। और चौथा है किसी भी लाभ के पद पर आप नहीं होने चाहिए। अगर आपके अंदर ये 4 क्वालिटी है तो आप राष्ट्रपति हमारे देश का बन सकते हैं। तो देखिए ये आपको पता होना चाहिए, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको छोड़ा जाए या स्किप किया जाए। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अनुच्छेद 54 और 55 यानी आर्टिकल नंबर 54 और 55 के अंदर बोला गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन यानी कि राष्ट्रपति को इलेक्ट कैसे किया जाएगा। तो आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री का जो इलेक्ट किया जाता है प्रधानमंत्री को, तो वो तो जनता के द्वारा जो है इलेक्ट किया जाता है, लेकिन राष्ट्रपति को जनता के द्वारा इलेक्ट नहीं किया जाता, ठीक है। तो देखिए उसी के बारे में बताया गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में जमानत राशि सिक्योरिटी मनी जो है 15,000 रुपये डिपॉजिट की जाती है। और अगर उसको वोटिंग का 1/6 हिस्सा 1/6 अगर नहीं मिला तो जमानत राशि जो है वो जब्त हो जाएगी, ठीक है। जब्त हो जाएगी, ठीक है। मतलब वो एकदम सिक्योरिटी फंड जो 15,000 रुपये जमा किया जाता है, तो वो क्या हो जाएगा, जब्त हो जाएगा, वो उसको जो है वापस नहीं मिलेगा। दूसरी बात क्या बोली गई है कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए कम से कम 50-50 प्रस्तावक और अनुमोदक होने चाहिए। कुछ ऐसे होने चाहिए जो आपका नाम जो है प्रीफर करें, यानी कि राष्ट्रपति किसे बनना है, आपके नाम जो है उसको प्रीफर 50% से ज्यादा लोग होने चाहिए जो आपका नाम प्रीफर करे, तब जाकर के आपको राष्ट्रपति के लिए योग्य जो है माना जाएगा। तीसरी बात कही गई है राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा किया जाता है, यह आपको पता होगा। चौथी बात है राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा तथा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं से निर्वाचित सदस्य और दिल्ली व पुदुचेरी के विधानसभा से निर्वाचित सदस्य जो हैं भाग लेते हैं। इसमें जनता जो है डायरेक्टली भाग नहीं लेती है। जनता जो है अपने प्रतिनिधि को चुन करके भेजती है कहाँ पर, राज्यसभा और लोकसभा में। लोकसभा में मतलब संसद वगैरह में या देश का कानून बनाने के लिए भेजती है, और वो लोग जो है इलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट को। ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। राष्ट्रपति के चुनाव में हुए विवादों का निपटारा कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट जो है इसका निपटारा करेगा। सुप्रीम कोर्ट जो है हमारे देश की सबसे उच्चतम न्यायालय है, ठीक है, जो कि दिल्ली के अंदर है। एक व्यक्ति जो है कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है, तो इतनी बातें आपको राष्ट्रपति के बारे में पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद भैया हमने राष्ट्रपति बना दिया आपको, चलिए हम आपको वेतन और भत्ते बता देते हैं कि आपको जो है किस किस तरह की चीजें दी जाएंगी, क्या सैलरी होगी आपकी, जिसको हमने आर्टिकल नंबर 59 के अंदर लिख दिया। तो भाई राष्ट्रपति का मासिक वेतन जो है 5 लाख रुपए। कितने हैं, 5 लाख रुपए। पहले 1.5 लाख था, अब क्या है 5 लाख रुपए। और ये टैक्स फ्री है, इसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगता। राष्ट्रपति का वेतन व निवास संसद द्वारा स्वीकृत होते हैं, यानी राष्ट्रपति देखते होंगे आप राष्ट्रपति भवन के अंदर रहता है। इसका वेतन
और निवास जो है वो संसद के द्वारा जो है स्वीकृत किए जाते हैं, वहीं से जो है पारित किए जाते हैं, इसीलिए इस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता, टैक्स फ्री होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन 5 वर्षों के लिए किया जाता है, यानी कि भाई मैक्सिमम टाइम पीरियड जो होता है किसी भी राष्ट्रपति का वो 5 सालों के लिए होता है, उसके बाद उसको दोबारा इलेक्ट होना पड़ेगा। लेकिन वो चाहता है अपनी मर्जी से तो त्याग पत्र यानी कि अपना रेजिग्नेशन जो है वो दे सकता है। और किसको देगा वो? उपराष्ट्रपति को देगा। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र यानी कि भाई हम राष्ट्रपति नहीं रहना चाहते, वो लेटर किसको देगा? उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट को दे देगा और अपने पद से, अपने पोस्ट से जो है वो मुक्त हो जाएगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाकर भी उसको हटाया जा सकता है। अगर आप देश विरोधी गतिविधियों में भाग लेते हैं तो आपके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया जो है वो चलती है, जो कि संसद से चलाई जाती है। ठीक है, इसको भी हम आगे जानेंगे कि महाभियोग की प्रक्रिया जो है वो किस प्रकार होती है। ये संसद में चलती है और वहां से भी राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। यदि राष्ट्रपति की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो उपराष्ट्रपति जो है उनका पद संभालते हैं, क्योंकि देखिए संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का पद जो है वो रिक्त नहीं रखा जा सकता। भाई राष्ट्रपति जो है आपके देश का प्रथम नागरिक है, देश में जितने भी काम हो रहे हैं वो उसी के नाम पर हो रहा है। एक दिन के लिए भी अगर राष्ट्रपति नहीं रहा तो सोचिए क्या होगा देश का। क्या होगा? कितने सारे काम रुक जाएंगे। इसलिए उसके पद को खाली नहीं रखा जाता। अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, अचानक मृत्यु हो गई है या हो जाती है, तो उपराष्ट्रपति जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो राष्ट्रपति बन जाएंगे और उनके किए जो काम है उनको वो लोग करेंगे, मतलब उपराष्ट्रपति जो है उनको करेंगे। यदि ऐसी कोई स्थिति आ जाती है तो राष्ट्रपति को दोबारा 5 वर्षों के लिए करवाना, यानी उसका जो चुनाव है, इलेक्शन जो होगा राष्ट्रपति के लिए, ठीक है, उसको 5 वर्षों के लिए करवाना अनिवार्य है, ना कि शेष अवधि के लिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति 2019 में जो है राष्ट्रपति बना, तो यहाँ से 5 साल यानी कि 2020, 21, 22, 23, 24 यानी कि 2024 तक रहेगा। लेकिन मान लीजिए कि 2022 में उसकी डेथ हो गई किसी कारणवश, तो अब जो है देखिए यहाँ पर 2 साल का जो टाइम पीरियड है, तो ऐसा नहीं है कि अब राष्ट्रपति को 2 साल के लिए लाया जाएगा, बल्कि 2022 में इलेक्शन करवाएंगे और जो जीतेगा उसको यहाँ से 5 साल यानी कि 2027 साल के लिए क्या बनाया जाएगा? राष्ट्रपति बनाया जाएगा। यानी कि राष्ट्रपति के लिए जब भी कोई व्यक्ति आएगा तो उसको 5 साल अपना कार्यकाल जो है पूरा करने को मौका मिलेगा, इलेक्शन उसके बीच में नहीं आएगा। और अगर आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो भाई वो पद तो बेसिकली जो है उपराष्ट्रपति के अंडर में चला जाएगा। और अगर राष्ट्रपति चाहता है तो अपना 5 साल से पहले अपना जो है वो त्यागपत्र दे सकता है। किसको त्यागपत्र देगा? तो उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट को देगा। अब हम ऑथ दिला देते हैं, यानी कि शपथ दिलाएंगे। भाई हमने आपको राष्ट्रपति बना दिया, सैलरी वगैरह सब समझा दिया, तो अब हमको शपथ दिलाएंगे, जो कि हमने आर्टिकल नंबर 60 में लिख दिया। ऑथ की बात हो रही है, इसमें दो बातें हैं। देखिए, राष्ट्रपति को शपथ जो है वो कौन दिलवाता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश या उनकी अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ न्यायाधीश। इंपॉर्टेंट चीज है, सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि भारत के राष्ट्रपति को ओथ जो है वो कौन दिलवाता है? तो मुख्य न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर होता है। अगर मुख्य न्यायाधीश जो है वो नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो सबसे एजेड न्यायाधीश होंगे, सबसे एक्सपीरियंस होंगे, वो इनको क्या करेंगे? ओथ दिलवाएंगे। दूसरी बात देखिए क्या बोली गई है कि राष्ट्रपति जब तक अपने पद पर है तब तक उस पर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए, राष्ट्रपति जब तक अपने पोस्ट पर है, यानी कि जब तक कोई व्यक्ति राष्ट्रपति है तब तक उस पर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती, ना ही उसकी गिरफ्तारी हो सकती है, ना ही उसको जेल भेजा जा सकता है। लेकिन भाई इसका अगर किसी ने फायदा उठाया तो उसके लिए भी हमारे उसमें कुछ चीजें लिखी गई हैं। बोला गया है कि लेकिन 2 महीने के नोटिस के बाद उस पर दीवानी अभियोग लगाया जा सकता है। तो भाई सिविल कोर्ट में उसको भेज दिया जाएगा, ओके, लेकिन 2 महीने का नोटिस दिया जाएगा। और जब इस पद पर मतलब उसको नोटिस जाएगा और उसको जब जो है दीवानी अभियोग उस पर चलाया जाएगा, तब जो है उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेगा। ठीक है, अब देखिए महाभियोग की प्रक्रिया हमने ऊपर देखा था कि महाभियोग क्या होता है, इसको देखते हैं, जो कि हमने आर्टिकल नंबर 61 के अंतर्गत देखा है, लिखा है, कुछ भी आप इसको कह सकते हैं। यदि कोई राष्ट्रपति संविधान का अपमान करता है, यानी कि हमारे संविधान में जो बातें लिखी गई हैं, अगर वो उसको नहीं मानता है तो महाभियोग प्रक्रिया द्वारा उसे हटाया जा सकता है। ये हमने ऊपर पढ़ लिया था। अब देखिए इस प्रक्रिया को समझिए कि ये क्या होता है। यह एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, इसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। यानी कि भाई अगर महाभियोग प्रक्रिया किसी राष्ट्रपति पर लगता है तो वो व्यक्ति कोर्ट नहीं जा सकता। देखिए, कोर्ट नहीं जा सकता। अब ये जो प्रस्ताव है वो संसद के अंतर्गत होता है, यानी कि पार्लियामेंट में होता है। तो देखिए कैसे होगा, यह प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन द्वारा लाया जा सकता है। यानी कि संसद में देखिए लोकसभा, राज्यसभा होती है, तो ये प्रस्ताव जो है यानी कि राष्ट्रपति को हटाया जाए या उस पर महाभियोग चलाया जाए, ये राज्यसभा भी ला सकती है या फिर लोकसभा भी ला सकती है।
जो भी सदन हस्ताक्षर के 14 दिन पहले, यानी कि भाई जो भी सदन, जैसे मान लीजिए कि लोकसभा ये जो है बिल लेकर के आई है कि भाई हमारे को जो है राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग चलाना है, हटाना है। तो वो क्या करेगा, इस पर सभी सदन के भाई व्यक्ति के सिग्नेचर चाहिए और 14 दिन पहले जो है राष्ट्रपति को सूचित करना पड़ेगा। अब मान लीजिए उस सदन के अंदर 30 व्यक्ति हैं, अगर इसका 2/3 हिस्सा, यानी कि मान लीजिए 20 व्यक्तियों ने सिग्नेचर करके 14 दिन पहले जो है राष्ट्रपति को दे दिया, तो राष्ट्रपति अभी नहीं हटेगा। उसके बाद जो है ये प्रस्ताव भाई किसी एक से पास हो गया, मान लीजिए लोकसभा से पास हो गया, अब कहाँ जाएगा ये, तो राज्यसभा जाएगा, यानी दूसरे में भी जाएगा ना भाई। अब दूसरे में जो जाएगा, राज्यसभा क्या करेगी, एक समिति को गठित करेगी, एक कमेटी बनाई जाएगी, जो राष्ट्रपति, भाई देखिए राष्ट्रपति देख रहे होंगे आप कितना सम्माननीय पोस्ट है, ऐसे ही हम इसको किसी व्यक्ति को बिठा नहीं सकते और ऐसे ही किसी को हटा नहीं सकते। पूरी तरह से ना भाई उस पे जो आरोप लगाए गए हैं उसकी जांच भी तो करनी पड़ेगी, चेकिंग करी जाएगी। उसके बाद अगर आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो दूसरा सदन जिसने ये चीज़ किया है वो भी क्या करेगा, 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को पारित कर देगा और उसी दिन से जो है राष्ट्रपति अपने पद को छोड़ देगा। अगर वो आरोप सिद्ध नहीं होते हैं तो राष्ट्रपति जो है अपने पद को नहीं छोड़ेगा। ये आपको पता होना चाहिए, ये होता है महाभियोग की प्रक्रिया। तो ये सवाल जो है ना ऐसे आपको ब्रीफली ऐसे पैराग्राफ में नहीं पूछेगा कोई भी। सवाल ये बनेगा कि महाभियोग की प्रक्रिया के अंतर्गत कौन सा जो है सदन का कौन सा हिस्सा जो है या कौन सी सभा जो है वो इसके ऊपर बैठक कर सकती है या इस प्रस्ताव को ला सकती है, लोकसभा, राज्यसभा, दोनों या कोई भी नहीं। समझे? तो इसलिए समझना ज़रूरी है चीज़ों को, आपको तभी समझ में आएगा। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। हमने राष्ट्रपति पद दिलवा दिया, राष्ट्रपति की बातें जान ली, वेतन-भत्ते जान लिए, कैसे हटाया जाएगा वो भी जान लिया। अब हम जानते हैं कि भैया हम आरोप वगैरह तो चलो सिद्ध नहीं हुए, तो अब भैया राष्ट्रपति जो है कुछ काम भी तो करेगा। तो इसकी कार्यकारी शक्तियाँ कि भाई ये क्या काम करेगा, इसके अंडर में क्या पावर होती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, देखिए। भारत सरकार के शासन संबंधी काम जो है राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। हमने ऊपर ही पढ़ लिया कि भैया भारत सरकार के अंदर किसी स्टेट का नाम बदल दिया, सीमा चेंज कर दी, स्टेट का कैपिटल चेंज कर रहे हैं, नाम बदल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, राष्ट्रपति के सिग्नेचर होते हैं उसके ऊपर। ये आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रपति मना नहीं कर सकता इसको। जैसे आप देखते होंगे कि यूपी के अंदर जो है बेसिकली कितने जगहों के नाम जो है चेंज कर दिए गए हैं। मना नहीं कर सकता राष्ट्रपति, क्योंकि वो बाध्य है बात मानने के लिए। लेकिन भाई नाम तो उसी का है। दूसरा, राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री, मंत्री, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, महान्यायवादी, कैग जो वो हमारा पूरा का पूरा वो है, सीएजी कैग जिसको कहते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त, अन्य आयोगों के अध्यक्ष की जो है ये नियुक्ति करता है, यानी कि इन सभी की नियुक्ति जो है वो यही करता है। तो सवाल यहाँ पे आपको दिख गया होगा कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। ये आपको मालूम होना चाहिए कार्यकारी शक्ति। तो देखिए जितने भी सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश हो, हाई कोर्ट का न्यायाधीश हो, मंत्री कौन-कौन से होंगे, महान्यायवादी, कैग, मुख्य चुनाव आयुक्त, तो देखिए कितने बड़े-बड़े पोस्टों की जो है उनके अध्यक्ष जो होते हैं, जो हेड होते हैं, उनकी आयुक्ति जो है नियुक्ति जो है वो कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। ठीक है? विधायी शक्ति देखिए, वह संसद की बैठक को बुलवा करके, यानी बुलवा भी सकता है और स्थगित भी कर सकता है। ठीक है? यानी संसद की बैठक वो बुलवा भी सकता है और उसको स्थगित भी कर सकता है। अनुच्छेद 85 ए के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है। प्रत्येक चुनाव के बाद, ठीक है? प्रत्येक चुनाव के बाद संसद के प्रथम अधिवेशन को संबोधित करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ है कि प्रत्येक चुनाव के बाद संसद के प्रथम अधिवेशन को संबोधित कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। आपको आर्टिकल्स याद नहीं रहेंगे चलेगा, लेकिन ये चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए जो इसके पीछे लिखी गई हैं। ठीक है? यदि लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष की पद रिक्त हो जाए, यानी कि भाई उसमें ना ही कोई हेड हो और ना ही कोई उनका सब हेड हो, तो वो क्या करेगा, संसद के किसी भी सदन के व्यक्ति को जो है, यानी कि संसद जो सदन है उसके किसी भी व्यक्ति को क्या करेगा, वो अध्यक्ष बना देगा। साफ नहीं, कुछ भी मतलब लिख देता है ये। ठीक है, सौंप सकता है किसी को भी, वो जिम्मेदारी वो दे देगा उस दिन के लिए। अनुच्छेद 80 का के अंतर्गत साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा, ठीक है, यानी कि ऐसे व्यक्ति जो साहित्य में बहुत आगे हैं, नॉवेल्स वगैरह के अंदर, विज्ञान में, कला में, समाज सेवा में जो उत्कृष्ट काम करते हैं, उन सभी को, यानी काम करने वाले राज्यसभा में मैक्सिमम 12 व्यक्ति को वो मनोनीत करता है। यानी राज्यसभा के अंदर जितनी भी सीटें हैं, अभी हम आगे पढ़ेंगे तब बताएंगे आपको। ठीक है, राज्यसभा में 250 सीट होती है, इसमें से 245 लोग अभी हमारे पास है। 12 व्यक्ति जो हैं ये प्रधानमंत्री जो है मनोनीत करके भेजता है, सॉरी राष्ट्रपति। ओके, प्रधानमंत्री नहीं, राष्ट्रपति भेजता है। और ये व्यक्ति किस फील्ड से होते हैं,
जो विज्ञान, साहित्य, कला, समाज सेवा में बहुत ही बेहतरीन काम करते हैं उनके लिए, उनको जो है वो भेजता है। अनुच्छेद 331 आ के अंतर्गत लोकसभा में 2 आंग्लो भारतीयों को मनोनीत करता है, यानी एंग्लो इंडियंस को, कितने मैक्सिमम एंग्लो इंडियंस को राष्ट्रपति जो है वो मनोनीत करता है राज्यसभा के अंदर, तो 2। ठीक है, 2 यहाँ से करता है और 12 जो है वो विज्ञान, साहित्य, कला से लेकर के आता है, यानी कि 14 व्यक्ति को राज्यसभा के अंदर जो है राष्ट्रपति जो है मनोनीत करता है। ठीक है, सदन में सभी विधेयक जो भी कानून बनते हैं वो राष्ट्रपति की अनुमति से ही पेश किए जाते हैं। नए राज्यों का निर्माण एवं उनके नामों व सीमाओं में परिवर्तन राष्ट्रपति की अनुमति से होता है। देखिए, अनुमति से होता है लेकिन राष्ट्रपति मना नहीं कर सकता इस पर। ठीक है, आयोगों के अध्यक्ष अपनी रिपोर्ट संसद में राष्ट्रपति की अनुमति से ही पेश करते हैं। तो ये इतनी जो है ये राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां हैं, कानून बनाने से रिलेटेड जो पावर है उसके पास, उसकी बात थी ये। आगे देखिए, आगे है वित्तीय शक्तियां। भाई पैसों से रिलेटेड भी तो कोई चीज होनी चाहिए। तो देखिए, अनुच्छेद 117 के अंतर्गत धन विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति से लोकसभा में पेश किया जाता है। यानी कि जो धन विधेयक है, देखिए आपसे ना सीटेट में अनुच्छेद नहीं पूछा जाएगा, इसके लिए तो आप टेंशन मत लीजिए, लेकिन ये तो पूछा जा सकता है ना यहाँ से यहाँ तक कि भाई धन विधेयक जो है, जो लोग पहले तो ये पूछ लेगा धन विधेयक जो है वो कहाँ पेश किया जाता है, तो भाई वो लोकसभा में पेश किया जाता है। किसकी अनुमति से पेश किया जाता है, तो राष्ट्रपति की अनुमति से पेश किया जाता है। कैसे भी सवाल बनाया जा सकता है, आपको कैसे भी करके पढ़ना है। सिंपल सी बात है भाई, टाइम कम है, अभी भी सोच रहे हैं कि भाई एक दिन पहले ही पढ़ेंगे तो फिर फायदा क्या है। उसके बाद है न्यायिक शक्तियां, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है भाई, राष्ट्रपति वाला हम टॉपिक कर रहे हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट भी है। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट की सलाह ले सकता है लेकिन उसे मानने के लिए बाध्य नहीं है, ये आर्टिकल नंबर 143 में लिखा गया है। भाई राष्ट्रपति जो है सलाह ले सकता है कि भाई आप आओ हमारे को कुछ समझा दो, ठीक है, लेकिन हम आपकी बात माने, ये आप जो है हमारे पर फोर्स नहीं कर सकते। यानी कि अपनी मतलब अपने आदेश देने के लिए जो है वो स्वतंत्र है, अपने विचारों के लिए स्वतंत्र है, लेकिन सलाह ले सकता है। अनुच्छेद 72 के अंतर्गत किसी व्यक्ति को, यानी जो अपराधी है, राष्ट्रपति जो है ना क्षमादान दे सकता है। 5 प्रकार के समाधान जो है, सॉरी, क्षमादान जो है वो राष्ट्रपति देता है किसी भी अपराधी को। देखिए पांचों आपको पता होने चाहिए। तो पहला है क्षमा कर देता है वो, इसमें अपराधी को पूरी तरह से अपराध से मुक्त करके रिहा कर दिया जाता है। कोई भी अपराधी है, अगर राष्ट्रपति ने उसको क्षमा कर दिया तो वो जो है मुक्त हो जाएगा, उस पे कोई भी केस नहीं रहेगा। दूसरा है लघुकरण, इसमें सजा का प्रारूप बदला सकता है, अतः कम किया जा सकता है। जैसे कि कोई सजा उसको 4 साल के लिए दी गई है तो राष्ट्रपति उसको 1 साल के लिए करवा सकता है, 2 साल के लिए करवा सकता है, 6 महीने, 1 दिन, उसकी मर्जी, वो उसको चेंज कर सकता है, लेकिन जो सजा है वो वही रहेगी। तीसरा है परिहार, इसमें दंड की प्रवृत्ति को बदले बिना सिर्फ अवधि कम कर सकता है। यानी कि जैसे किसी को मान लीजिए उम्र कैद दे दिया गया, तो भाई उसको ये बोला गया कि आप जब तक जीवित हैं तब तक आप कहाँ रहेंगे, जेल में रहेंगे। तो वो जेल में रहने को चेंज नहीं करवा सकता, लेकिन उसकी अवधि को कम करवा सकता है। यानी कि उम्र भर से उसको कम करवा करके 10 साल 15 साल करवा सकता है, वो जो भी उसकी इच्छा होगी। चौथा है विराम लगा सकता है, वो किसी भी अपराधी के जो भी कोर्ट जो है ऑर्डर देती है उस पर वो विराम लगा सकता है। किसी व्यक्ति की विशेष परिस्थिति में, जैसे कि गर्भवती महिला एवं शारीरिक अपंगता के, इन स्थिति में जो है वो क्या करता है, विराम दे देता है। यानी कोई महिला है जो गर्भवती है, अगर उसको कोई केस या क्या कहते हैं कोई सजा दी गई है तो वो उसको क्या कर सकता है, डिले करवा सकता है। ठीक है, और पांचवा है प्रविलंबन, इसमें विशेष कर मृत्यु दंड पर रोक लगा सकता है। यानी कि वो जो है फांसी को भी माफ करवा सकता है। केवल मृत्यु दंड कहते हैं ना, ठीक है, मृत्यु दंड से आपको पूरे देश में अगर कोई बचा सकता है तो वो केवल राष्ट्रपति है, और कोई भी आपको मृत्यु दंड से बचा नहीं सकता। ठीक है, 5 तरह के जो है ये माफी जो है वो देता है। पांचों तरह की माफी आपको पता होनी चाहिए। जो राज्यपाल होता है उनके उसके पास भी कुछ पावर होती है, लेकिन वो मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता। राज्यपाल, जैसे राष्ट्रपति देश का मुखिया होता है, पहला नागरिक होता है, इसी तरह से राज्यपाल जो है राज्य का मुखिया यानी स्टेट का मुखिया होता है, गवर्नर इसको कहते हैं हम। और वो जो है पहला व्यक्ति होता है किसी भी स्टेट का, लेकिन वो मृत्युदंड को माफ नहीं करवा सकता। और कोर्ट मार्शल हुए सैनिक को राज्यपाल क्षमा नहीं करवा सकता। जो सैनिक होते हैं उनके ऊपर जो चार्जेस लगाए जाते हैं वो कोर्ट मार्शल, यानी उनका एक अलग कोर्ट होता है वहां पर, तो उसमें वो इंटरफेयर नहीं कर सकता, लेकिन बाकी सारे काम कर सकता है। वो भी लघुकरण कर सकता है, क्षमा करवा सकता है, पूरी तरह से रिहा नहीं कर सकता।
ठीक है, लेकिन मृत्युदंड अगर किसी कोर्ट ने दे दिया है तो केवल राष्ट्रपति आपको बचा सकता है, राज्यपाल आपको नहीं बचाएगा। ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। अब देखिए सैन्य शक्ति, यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक ही पॉइंट है, एक ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारी थल सेना, जल सेना, वायुसेना, एयरफोर्स, नेवी या आर्मी, तीनों के जो हेड होते हैं, तीनों का कमांडर कौन होता है? हमारा राष्ट्रपति ही तीनों के कमांडर होते हैं। आर्टिकल नंबर 53 में ये लिखा गया है। अब कुछ इमरजेंसी पावर है कि भाई जैसे कंट्री के अंदर इमरजेंसी लगती है तो तीन तरह की शक्तियां जो है इसके पास है इमरजेंसी से रिलेटेड। पहली है राष्ट्रीय आपात, अनुच्छेद 352। दूसरा है राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 356। तीसरा है वित्तीय आपात, अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 360। तो तीन तरह के जो है इसके पास इमरजेंसी पावर है। तो देखिए, ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। अब है वीटो पावर। अब देखिए बेसिकली वीटो होता क्या है? वीटो का मतलब होता है बर्खास्त कर देना। जैसे कि आपको पता होगा कि यूएनओ के अंदर जो है 5 ऐसे देश हैं जिनके पास वीटो पावर है, किसी भी जो है प्रस्ताव को वो खारिज कर देते हैं एकदम। तो राष्ट्रपति के पास भी ऐसी पावर है। संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक, अधिकतम अधिनियम, यानी कोई भी विधेयक अधिनियम तभी बनता है जब राष्ट्रपति उसे अनुमति प्रदान कर दे। संसद में आकर के भाई कोई कानून बनाया, लेकिन जब तक राष्ट्रपति उसको अनुमति नहीं देगा तब तक वो अधिनियम नहीं बनेगा। इसके पास इसके लिए राष्ट्रपति के पास तीन प्रकार का वीटो है। पहला है पूर्ण वीटो। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति जो है विधेयक को खारिज कर देगा, यानी कि भाई पूरी तरह से आप कुछ कानून लेकर के आए हो और राष्ट्रपति ने उसको क्या कर दिया? वीटो कर दिया, कंप्लीट वीटो। इसका मतलब वो पूरी तरह से खारिज हो गया, रद्द हो गया। दूसरा है निलंबनकारी वीटो। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति क्या करेगा? उस पर पुनः विचार के लिए भेज देगा। मतलब मान लीजिए कि लोकसभा से आया है और राष्ट्रपति ने क्या करा, उसको बोला यार आप दोबारा लेके जाओ, इसके ऊपर दोबारा विचार करो कि सही है कि गलत है, दोबारा बहसबाजी करो, डिबेट करो। तीसरा है जेबी वीटो। इसके अंतर्गत वो जो है उस विधेयक पर ना तो हाँ कहेगा और ना ही ना। मतलब वो हाँ भी नहीं बोलेगा, ना भी नहीं बोलेगा, विधेयक उठाएगा, जेब में रख लेगा। मतलब आप आए, आपने कोई विधेयक बनाया, कोई कानून बनाया, आप उसको लेके गए राष्ट्रपति के पास, उसने उस कानून को उठाया, अपने पास रख लिया, ना उसको वो हाँ बोल रहा है, ना मतलब खत्म, एकदम खा पी के बचा दिया। तो ये तीन प्रकार के जो है वीटो पावर हमारे राष्ट्रपति के पास होते हैं। 1986 में पहली बार भारत के सिख राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने विधेयक है ये, ठीक है, डांट नहीं, डाक पोस्ट वाला, ठीक है, डाक विधेयक पर पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। संविधान संशोधन से संबंधित अधिनियम में राष्ट्रपति को भी प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। एक मिनट, संविधान संशोधन अधिनियम में राष्ट्रपति को, यहाँ पर है जेबी वीटो, भाई यानी कि बेसिकली उसको जो पावर को वो रख लेता है ना अपने पास, प्रस्ताव को, वो प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। बाकी वो सभी अधिकार रखता है अपने पास। ठीक है, अब देखिए अध्यादेश। इसके बाद है अध्यादेश, आर्टिकल नंबर 123। इसको भी समझिए भाई, ये क्या है? यदि संसद का सदन प्रभाव में नहीं है और देश में कानून बनाने की अनिवार्यता है, यानी कि एक ऐसा टाइम पीरियड आ जाए कंट्री के पास जब संसद में सदन जो है वो काम नहीं कर रहा है या उतना इफेक्टिवली वर्क नहीं कर रहा है, लेकिन तुरंत हमारे को कोई कानून चाहिए देश के अंदर, तो राष्ट्रपति क्या करता है? अध्यादेश जारी कर देता है। लेकिन यह अध्यादेश जो है 6 हफ्तों के लिए ही माना जाता है। इससे पहले यदि सदन में इसे पारित कर दे, यानी कि जो सदन है, सदन के अंदर मान लीजिए बैठक हो नहीं रही है, कानून बन नहीं पा रहा है और कानून बनाने की अनिवार्यता है, भाई इमरजेंसी की कानून बनाना ही पड़ेगा, तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है? इस पर अध्यादेश जारी कर देगा। अध्यादेश का मतलब होता है हम आदेश देते हैं, उसका आदेश होगा जो कि 6 हफ्तों के लिए माना जाएगा। अब ये 6 हफ्ते का टाइम होता है किसके पास? संसद के पास, सदन के पास, कि वो इसको कानून में कन्वर्ट कर दे। अगर कर दिया तो ये जो है कानून बन जाएगा, अगर नहीं किया तो ये जो अध्यादेश है वो सदा के लिए ही समाप्त हो जाता है। इस प्रकार से हमारा देश जो है वो चलता है। ठीक है, इसके बाद है देखिए संयुक्त अधिवेशन, अनुच्छेद 108। यदि किसी विधेयक को लेकर लोकसभा व राज्यसभा एक दूसरे से नाराज हो, यानी कोई कानून ऐसा आ जाए जहां पर लोकसभा का मत जो है कुछ और हो जाए और राज्यसभा का जो है वो कुछ और हो जाए और विवाद की स्थिति हो जाए, भाई एकदम मतलब लड़ाई वाली बात आ जाए और कानून बन नहीं पा रहा हो, तो राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन की घोषणा करता है जिसकी अध्यक्षता जो है वो लोकसभा अध्यक्ष करेगा। ठीक है, तो वो ऐसा काम करेगा। संयुक्त अधिवेशन एक एक साथ मिलकर के क्या करेंगे? वो दोनों उस कानून पर काम करेंगे। ओके, अरे बहुत मजेदार चीजें हैं इसके अंदर। और आपका तो सब्जेक्ट है एसएसटी, वैसे भी कहते तो हैं बोर्ड सब्जेक्ट है, लेकिन सब्जेक्ट तो है आपका, टीचर तो इसी के बनने जा रहे हैं। धन विधेयक, अनुच्छेद 110। यदि संचित निधि पर सॉरी
यदि संचित निधि से कोई ऐसा धन निकाला जा रहा है जो देश हित कार्य में लगेगा, वह धन विधेयक होता है जिसके लिए प्रस्ताव लोकसभा में पेश किया जाता है। यानी ऐसा पैसा जो देश हित कार्य में लगेगा, यानी कि देश के लिए किसी काम में लगेगा, उसको हम धन विधेयक कहते हैं। राज्यसभा को इसके लिए कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। ये सारी शक्ति जो है वो केवल लोकसभा के अंदर है। ये आपको यहाँ से एक 7 नंबर का सवाल जो है मिल गया है। पर वो इस पर परामर्श दे सकती है, यानी कि राज्यसभा चाहे तो वो क्या कर सकती है, इस पर अपने कुछ ओपिनियंस जो है वो दे सकती है, लेकिन वो इस मतलब लोकसभा को बाध्य नहीं कर सकती कि भाई आपको मानना पड़ेगा, और 14 दिन तक जो है वो अपने पास इसको रख सकती है उस विधेयक को, लेकिन उसके बाद जो है उसको लौटाना पड़ेगा लोकसभा के पास। ओके, ये बात आपको मिल गई। अब देखिए आपको जो नंबर आपके सीटेट में आएंगे वो इस वाले पैराग्राफ से आएंगे, जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। भारत के राष्ट्रपतियों से संबंधित कुछ रोचक बातें, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हैं, ये आपको यहाँ पर देखना है। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये आपको मालूम होगा हमारे संविधान सभा के परमानेंट अध्यक्ष भी थे, जो कि 11 दिसंबर 1946 में बने थे। ठीक है। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति और अभी तक की एकमात्र महिला राष्ट्रपति हैं श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भारत के पहले अविवाहित राष्ट्रपति थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन। भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन, जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक ऐसे ही प्रधानमंत्री सॉरी राष्ट्रपति हैं हमारे जिनके उनके कार्यकाल के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई, वो है जाकिर हुसैन। ये आपको मालूम होना चाहिए। पहले सिख प्रधानमंत्री ज्ञानी जैल सिंह। भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति, यानी कि कार्यवाहक राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति होते हैं, जैसे कि मान लीजिए ज्ञानी जैल सिंह की जब मृत्यु हो गई तो उस दौरान जो है जो राष्ट्रपति बनेगा उसको क्या बोलते हैं, कार्यवाहक राष्ट्रपति। तो पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति थे वीवी गिरी, ये 2 बार बने थे। भारत के ऐसे मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति का पद संभाला, कौन थे वो, हिदायतुल्लाह थे, यानी कि ये मुख्य न्यायाधीश थे सुप्रीम कोर्ट के और बाद में राष्ट्रपति भी बने हमारे देश के, ये आपको मालूम होना चाहिए। निर्विरोध चुने जाने वाले पहले राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है, साउथ से थे ये। निर्विरोध मतलब किसी भी दल में विरोध नहीं हुआ था इनका, इतने बेहतरीन हमारे ये राष्ट्रपति थे। भारत के पहले दलित राष्ट्रपति के आर नारायण थे, ये आपको मालूम होना चाहिए। केंद्रीय मंत्री के बाद राष्ट्रपति बनने वाले पहले राष्ट्रपति फरुखदीन अली अहमद थे, यानी कि केंद्रीय मंत्री से सीधा क्या बन गए, राष्ट्रपति बन गए। देख रहे हैं तरक्की। वित्त मंत्री के बाद राष्ट्रपति बनने वाले पहले मंत्री कौन थे, प्रणब मुखर्जी। ठीक है। और भारत के 14वें एवं वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, रामनाथ कोविंद है, जो दूसरे दलित व पूर्व राज्यसभा सदस्य हैं। वीवी गिरी ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने द्वितीय चक्र मतगणना से जो है गुजरे थे, यानी कि 2 बार जो है मतगणना इनके अंदर क्या कहते हैं इनके कार्यकाल के दौरान की गई थी, इनको राष्ट्रपति जब बनाया जा रहा था। तो इतनी सारी रोचक बातें जो है राष्ट्रपति से रिलेटेड है, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। यहाँ से कम 4 से 5 सवाल आपको ईजिली देखने को मिलेंगे अगर आपने प्रीवियस ईयर उठा करके देखा होगा तो। तो यहाँ तक हमने राष्ट्रपतियों के बारे में पढ़ लिया, भारत के राष्ट्रपति के बारे में पढ़ लिया, कुछ रोचक तथ्यों को जाना, उनके वेतन भत्ते के बारे में जाना। काफ़ी सारी चीज़ें जो है हमने राष्ट्रपति से रिलेटेड, जो आपके सीटेट एग्ज़ाम के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है, बट साथ ही साथ आपको मालूम भी होना चाहिए। तो इस तरह से जो है चीज़ें बनाई गई हैं। बाइलिंगुअल अभी नहीं हो पाएगा, बट हम कोशिश करेंगे कि आपको इसका पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दें। टेलीग्राम चैनल का नाम है हमारा स्टडी ब्लॉग एजुकेशन। आप सर्च करेंगे वहाँ पर आ जाएगा, या स्टडी ब्लॉग एडू लिखेंगे तब भी आ जाएगा। आप वहाँ पर ज्वाइन करिए, वहाँ पर आपको पीडीएफ्स वगैरह भी मिल जाएंगी, और साथ ही साथ कुछ बुक्स वगैरह, नोट्स वगैरह, एनसीईआरटी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपको वहाँ पर देखने को मिलती रहती हैं और मिलेंगी भी। अगर आपने ज्वाइन कर रखा होगा, नहीं किया तो कर लीजिए। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा अगर आपने बेल आइकन ऑन नहीं किया है तो। तो ये जो हमारा क्लास था, क्लास 9 सिविक्स पेपर 2 एसएसटी के लिए, जो हम सीटेट 2021 को के लिए तैयारी कर रहे हैं, बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। इतनी डीप तरह से एनसीईआरटी में नहीं लिखा गया है, बट इसको इस तरह से कोशिश की गई है कनेक्ट रखने की लाइन वाइज, ताकि आपको समझने में आसानी हो, याद करने में आसानी हो। देखिए याद तो करना पड़ेगा, फिर चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। रो के याद करें, हंस के याद करें, कैसे भी करें वो आपके ऊपर डिपेंड है। एग्जाम आपको देना है, नंबर आपको लाने हैं। लाएंगे तो पास होंगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। हर साल लाखों बच्चे जो हैं बीएड कर रहे हैं और इस लाइन के अंदर, इस फील्ड के अंदर आ रहे हैं लगभग। इसमें नेगेटिव मार्किंग तो होती नहीं है।
फिर भी सक्सेस रेट इसका काफ़ी कम है, क्योंकि हमें लगता है कि हमें सब आता है या ये बोरिंग है, वो बोरिंग है। तो बोरिंग कुछ नहीं होता है, चीज़ें समझने के लिए होती हैं। ठीक है? तो आप उम्मीद है कि आप समझे होंगे, आपको अच्छा लगी होगी क्लास और अगली पिछली वीडियोज़ आप देखिएगा ज़रूर और शेयर करिएगा। मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।